बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने जलसे से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जहां से रुका था वो शुरू होने जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वतन वापस आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब OIC ने मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इसी हवाले से अरब लीग का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, कल जो है बहुत ही अहम केस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की भी समाअत हो रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और खित्ते के जो हालात हैं इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब तो आज या कल किसी वक्त भी उनकी रवानगी है लंदन से। सही। और अब तक जो बताया जा रहा है वो ये कि पहले वो कतर जाएंगे, कतर से फिर सऊदी अरेबिया और फिर उसके बाद वाज़ेह नहीं कि किन ममालिक में जाएंगे, लेकिन ये कि वो 21 तारीख को पाकिस्तान पहुंचेंगे। अभी तक ये इतना है। दूसरा ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुबह 9:30 बजे लाइव दोबारा बराह रास्त जो समाअत है वो होगी। तमाम जज साहिबान बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के और इस बात की कवी इम्कानात हैं कि कल ही फैसला कल ही समाअत ख़त्म हो जाए इस फैसले की, और फैसला या तो सुना दिया जाए या महफूज कर लिया जाए, और महफूज करने के बाद वो किसी वक्त भी सुना दिया जाए। और फैसला क्या आता है, ज़ाहिर है हमें इल्म है इस बात का कि ये कौन से केसेस हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के इख्तियारात और उसके बाद जो बेंचेस बनते रहे माजी में, तो ये बहुत अहम मुकदमा है। फुल कोर्ट इसमें बैठा हुआ है और ये बात बहुत अच्छी जो फाइज साहब ने आते ही कही कि वो जो भी बात हो रही है वो सारे लोग जो हैं वो दलाइल भी सुन रहे हैं और उनके सवाल और जवाब, तो एक बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। अब जहाँ तक बात ये है कि इर्द गिर्द जो हो रहा है उसका असर पाकिस्तान पे क्या होने जा रहा है, तो पाकिस्तान पे असर तो बहुत बड़ा होने जा रहा है। एक तो ये कि आज 8 अक्टूबर, और आज जो है वो 8 अक्टूबर का दिन हमेशा एक अलमी के तौर पे याद रखा जाता है पाकिस्तान में 2005 का ज़लज़ले के हवाले से। और अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए उन लोगों के। ज़लज़ले में काफ़ी दिन वहाँ गुजारे और देखा जो भी कुछ हुआ उस दौरान वहाँ पे। और इसी दौरान जो है वो पिछले 24 घंटों में अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया है मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो वहाँ पे 2000 लोग अपनी जानों से गए हैं अफ़गानिस्तान में। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको ये जो मुसीबत की घड़ी है हम अपने अफ़गान भाइयों के साथ हैं। 2000। अच्छा, तो ये तो अब अच्छा बाकी जो मामलात हैं कि पाकिस्तान पे क्या असर होने जा रहा है इसका, ये शोले तो बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, जो कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ी थी। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी अपने हवाले से एक बात करके फिर मैं आगे निकलता हूँ इस पर तज़िया। मैं जब ये मशरिक़ वस्ता और जंगों को कवर करना शुरू किया आज से 20-21 साल पहले, तो मैं इस अरसे में ज़ाहिर है बेशुमार मीडिया के लोगों से, या जो थिंक टैंक्स में काम करते हैं, या जो सफारतकार हैं, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या इवन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, वो भी आपको, या सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग हैं, वो आपको रोक लेते हैं, आपसे बात करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ा। लेकिन अब जबकि ये जंग छिड़ी है बड़ी, तो मैं जिस शख्सियत ने इस तमाम अरसे में, जिनको मैंने अपना उस्ताद कहा पब्लिकली और समझा, और ये मशरिक़ वस्ता के हवाले से, और उनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा, वो जो हैं वो ना वो अरब थे सही, और ना वो मुसलमान थे, और उन्होंने मुझे मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका और कुछ हद तक यूरोप, लेकिन मशरिक़ वस्ता ज़्यादा, और मशरिक़ वस्ता के साथ फिर ये जो शुमाली अफ्रीका, ये उन्होंने मुझे जिस तरह समझाया, मैं वो मेरी हमेशा यादों में रहेंगे। सही। और बहुत बड़ी शख्सियत थी, और मुझे यकीन है इस बात का कि उनको हज़ारों या शायद लाखों लोग उनको जानते हों। लेकिन मैं जब 2020 में उनका इंतकाल हुआ तो मैंने उस पर ट्वीट भी किया कि मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, मेरे जो हैं वो मुझे बहुत कुछ सिखाने वाले दुनिया से चले गए। इनका नाम था रॉबर्ट फिस्क।
अच्छा, रॉबर्ट फिस्क जो हैं ये ट्वीट मेरा, मैं अपना ही ट्वीट आज देख रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे रॉबर्ट फिस्क बहुत शिद्दत से याद। मैं एक टेलीफोन उठाता था और ये जहाँ भी होते थे कहते थे इधर आ जाओ। बड़ी ज़बरदस्त शख्स, जहाँ भी होते थे, कहीं बैरूत में होते थे, कहीं दमिश्क में होते थे, मुझे कहते थे यहाँ से यहाँ पहुँचो। तो मैं कहता था कैसे पहुँचूँ? कहते वो फलाना आदमी है, वो टैक्सी में वो तुम्हें उठाएगा, पिक करेगा और तुम बस उससे कहो वो यहाँ पे। तो रॉबर्ट फिस्क जो है ये इनका ताल्लुक जो है ये तो बरतानिया से था, और ये रॉबर्ट फिस्क जो हैं आज मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा जब कहीं कंफ्यूज होता था, कहीं फंसता था, तो फ़ोन इनको करता था और ये मुझे उसके ऊपर अवेलेबल होते थे और ये मुझे बताते थे कि क्या हो रहा है। होता है ना, एक कॉल पिक करें और आप समझ लें पूरा सिनेरियो। अच्छा, ये रॉबर्ट फिस्क जो हैं ये इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। ये 1976 से 1976 में जब खाना जंगी हो रही थी लेबनान में, तो ये उसके बाद वहाँ रुक गए। पूरी खाना जंगी इन्होंने कवर की, और उसके बाद कोसोवो की वॉर इन्होंने कवर की, उसके खलीजी जंग कवर की। लेकिन ज़्यादा जो लोग इनको पाकिस्तान में जानते हैं वो इसलिए जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू किया उस वक्त जब उसामा बिन लादेन जो है वो सूडान में थे। सही। तो वो जो इनका सूडान का इंटरव्यू था, वो अभी तक वो एक अखबार जो है वो इंडिपेंडेंट अखबार की एक क्लिपिंग चल रही होती है, जिसमें वो जो इन्होंने इंटरव्यू इंडिपेंडेंट अखबार के लिए 1993 में जाके अफगानिस्तान, ये है वो इंटरव्यू। इंडिपेंडेंट पहले टाइम्स के लिए लिखते थे, फिर ये इंडिपेंडेंट के लिए लिखने लगे। तो ये जो है ये इनका इंटरव्यू, इसकी क्लिपिंग हमेशा चलती है। सोवियत, ये उसामा बिन, ये वो रॉबर्ट फिस्क लिखा नज़र आ रहा है अगर आप हम देख सकें। तो ये कह रहे हैं कि जी उसामा बिन लादेन ने बड़े स्टाइल से ये सूडान में खर्तूम से जो बाहर जहाँ पर वो एक अपना कंपाउंड वगैरह बना रहे थे तामीर, तो वहाँ पर ही जाते हुए बड़ा सोना, वो एक घोड़े के ऊपर बैठ के उसामा बिन लादेन ने तस्वीर उतरवाई थी इनके साथ, और फिर उन्होंने ये इंटरव्यू इनका शाया हुआ था इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद ये इन्होंने दूसरा इंटरव्यू 95 में किया, फिर 97 में किया। तो ये इस दौरान पाकिस्तान भी आए, और यकीनन मैंने कहा ना कि बहुत से लोग इनको जानते होंगे। अच्छा, इनकी किताबें पिटी द नेशन जो है वो तो एक अदालत के फैसले में भी उसका जिक्र हुआ, पिटी द नेशन का। और फिर उसके बाद जो है वो इनकी बहुत सारी किताबें, लेकिन इनकी जो एक किताब जो आखिरी तो नहीं, यानी सेकंड लास्ट जो बुक है, द ग्रेट वॉर फॉर सिविलाइजेशन, अच्छा कॉन्क्वेस्ट फॉर द मिडल ईस्ट, वो जिन लोगों ने भी मशरिक़ वस्ता को समझना है वो इनकी किताबें ज़रूर पढ़ लें। ख़ास तौर पे ये जो ग्रेट वॉरफेयर इनकी किताब है रॉबर्ट फिस्क की। अच्छा, रॉबर्ट फिस्क जो हैं उन्होंने एक उनका कोट बड़ा, बहुत सारी बातें उनकी, लेकिन एक उनकी जो बात है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट अ वॉर, जंग शुरू करना बड़ा आसान है, बट द मफ्ता यानी अरबी में चाबी को कहते हैं, एज द अरब से द की टू स्विच ऑफ अ वॉर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। इसको, जंग को ख़त्म करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, जंग शुरू करना बड़ा आसान है। अच्छा, अब ये जंग शुरू भी आसानी से नहीं हुई, ये जंग शुरू भी मुश्किल से हुई है, और ये ख़त्म कैसे होती है हम नहीं जानते। लेकिन अब तक जो हमारे सामने पिछले 24-48 घंटों में मामलात हुए हैं, 1000 लोग मारे गए हैं, 1000, और 1000 लोगों में से कम 650 से 700 इसराइली हैं, और 300 के करीब जो हैं, 300 या 310 या 315 या 313 की फिगर आ रही है, वो फ़लस्तीनी हैं। तो ये जो है ये एक मैसिव अटैक जो है वो हुआ है, और उस अटैक के नतीजे में एक बहुत ज़्यादा इसराइल की जो कहना चाहिए ना कि पूरा उनका जो इलाके में और दुनिया में कि जी वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और डिफेंस में आ गए हैं, और उनकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो किस तरह काम करती हैं, तो वो सारा जो एक जिसको भ्रम कहते हैं या जो भी उसको नाम दें, तो वो सारा का सारा जो है वो इस पिछले 24-48 घंटों में उसका खात्मा हो गया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और उसका तस्करा करता चलूँ कि इनकी जो डिफेंस, इसराइली डिफेंस है, एक तो उसमें हम जानते हैं कि मोसाद है, मोसाद तो वो क्लियर करती है कि जी इनकी मोसाद तो ये देखती है कि वो मतलब डेविड बेंगोरियन ने बनाई और पूरी दुनिया में उसका नाम है, बाहर भी मुल्क से बाहर भी मुल्क के अंदर भी एक शिन बेत है, ठीक है, कि इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है जिसको अमान
कहते हैं अमान के नाम से। सही। तो ये सारी मिलके फिर, लेकिन मोसाद डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को, नेतन्याहू के अंडर आती है। तो ये इनकी जो है ये इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत अहम है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी जो है ना, जो शिनबेत है, शिनबेत ये करती है कि वो एक एक बंदे के ऊपर 4-4 बंदे लगे होते हैं। यानी गजा के अंदर भी अगर उनकी आप मूवीज़ देखें, वादा या बाकी जो नेटफ्लिक्स वगैरह में मूवीज़ हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस कदर बड़े जासूस हैं, प्रॉपर मुखबिर हैं। और ये जो है ये, अच्छा, अमन जो है ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और ये भी बड़ी अहम है, ठीक है। और इसके बारे में ये 1950 में बनी, कैसे बनी। दूसरी जो है वो ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है, फिर मोसाद है, और मोसाद तो पूरी दुनिया में ज़ाहिर काम करती है, इसकी फिगर्स कितनी है क्या, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। और फिर उसके बाद जो है वो अमन, जो मैंने पहले भी बात की थी कि मिलिट्री। अच्छा, अब लेकिन जो इशू है वो ये है कि ये सारी की सारी एक साथ कोलैप्स कर गई, यानी अमन भी कोलैप्स कर गई, शिनबत भी कोलैप्स कर गई, और मोसाद भी कोलैप्स कर गई। ये इनकी जो डिफेंस सर्विसेज हैं एक साथ कैसे कोलैप्स कर गई एक साथ। और वहाँ से 250 बंदा आया है, सिर्फ 250 लोग, और वो मोटरसाइकिल्स पर आए। और उसके बाद उन्होंने वो जो दीवार, एक बहुत बड़ी दीवार है, अगर उसको हम नक्शे में देखें, तस्वीर देखें उसकी दीवार की, तो वो पूरी गज़ा की, ये मिस्र से, यानी ज़ाहिर है गज़ा इजिप्ट से लगता है, तो ये वहाँ से शुरू होती है, फिर उसके बाद ये पूरी घूमती हुई गज़ा के गिर्द, और ये मेडिटेरियन तक जाती है और वहाँ ख़त्म होती है दीवार। और इसके ऊपर फेंसिंग भी है, इसके ऊपर सेंसर्स भी हैं इसके ऊपर। तो इसको वो कल उन्होंने गिराया, 250 लोग आ गए, और अभी तक अंदर हैं, बहुत सारे लोग अंदर ही हैं, यानी वो इसराइल के अंदर ही हैं, अभी तक इसराइल के अंदर ही लड़ाई हो रही है, वो बाहर नहीं गए। और कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों में और किसी तरह से यहाँ से अगवा करके बहुत सारे लोगों को ले गए, जिसमें सिविलियंस भी हैं और जिसमें फौजी भी, और बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब ये दीवार देखें, रेड लाइन है, तो ये रेड लाइन ये शुरू ऐसे होती है, मेडिटेरियन से शुरू होती है, मेडिटेरियन पे ख़त्म होती है, ठीक है। यानी एक तरह से जेल है ना, नो वेयर टू गो। यहाँ से शुरू हुई और ये फिर ऐसे आई, टर्न हुई, गजा की पट्टी के गिर्द घूमते 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 ऊपर चली गई, ठीक है। दरमियान में गजा है और ये गजा, अच्छा, लेकिन और ये फिर ये क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पे ये एक 2006 से बंद है, एक 2008 से बंद है, एक 2010 से बंद है, ये क्रॉसिंग्स बंद है, ये रफ़ा क्रॉसिंग खुली हुई है और इधर एक दरमियान में खुली हुई। लेकिन इशू ये कि इसको तोड़ दिया उन्होंने, इसको भी तोड़ दिया, और उसके साथ जो दूसरी जो बात है वो आए और यहाँ से लोगों को लेकर चले गए। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये हमास का तो हमने जिक्र किया कल, कि हमास शेख अहमद यासीन ने बनाई और किस तरह उनका इख्तलाफ हुआ। लेकिन हमास से ज़्यादा जो यहाँ पे इस वक्त एक और इशू है, हमास का सिर्फ इशू नहीं है, एक तो ये कि हिजबुल्लाह के साथ भी झड़पें शुरू हो गई हैं। हिजबुल्लाह जो है हम जानते हैं सब, हिजबुल्लाह के बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। हिजबुल्लाह जो है वो लिबनान में मौजूद है, और सैयद हसन नसरुल्लाह वहाँ पे, और जनूबी लेबनान और शुमाली जो इसराइल है, ये इसका बॉर्डर मिलता है। लेकिन एक इलाका ऐसा है कि जब यहाँ से विड्रॉ किया 1990 में इसराइल ने, तो एक जगह के ऊपर तनाज़े रह गया, जिसको जहाँ पर शीबा का गांव है, और शीबा वो बड़ा खूबसूरत एक जगह है, जाने का इत्तेफाक भी हुआ, और शीबा का गांव है, और शीबा के गांव के पास जो है वो शीबा के फार्म्स हैं। अच्छा, ये वो जगह है शीबा का, इस तरह से है कि यहाँ पर शाम, लेबनान और इसराइल तीनों के बॉर्डर्स मिलते हैं। ये बड़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, और यहाँ पर झगड़े होते हैं हमेशा, क्योंकि ये क्या इसराइल का है, क्या ये लिबनान का है, क्या ये शाम और लिबनान का तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह और यहाँ पे इसराइल का एक फड्डा पड़ता है शीबा फार्म्स के। तो यहाँ पर आज लड़ाई हुई है। ये बिल्कुल ऊपर जो है ना, ये आप समझ लें कि ये शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान। जनूबी लेबनान वो इलाका है जहाँ दाहिया है, और जनूबी लेबनान वो इलाका है जहाँ पे हिजबुल्लाह पूरे अब तो खित्ते में बहुत ताकत रखती है, लेकिन वहाँ पे उनका मरकज़ है। अच्छा, एक बात अब इसमें और, जो शुमाल है ना, यानी आप इस तरह से देखें कि शुमाल में तो आ गया लेबनान, जनूब में है मिस्र, और बाकी है इस, अब ये जो पट्टी जहाँ ख़त्म होती है, इस यानी जहाँ गज़ा की पट्टी ख़त्म होती है, उसके और लिबनान के बीच में इसराइल है, ठीक है। दोबारा इसराइल आ जाता है ना, शुमाल में, गज़ा के शुमाल में भी इसराइल है ना, और मशरिक़ में भी इसराइल है। तो उसमें उसके दरमियान में जो इलाका है वो ज़ाहिर है कि बहरे रोम या मेडिटेरियन पे खुलता है जाके, तो वहाँ कोई 2-3 घंटे की ड्राइव करें आप जाके, तो वहाँ पर एक और गाँव आता है, सही।
और वो गांव आता है और वहाँ एक बंदरगाह आती है जो इसराइल का तीसरा बड़ा शहर भी है। वो गांव नहीं, शहर है, सॉरी माजरा, शहर है। और इसराइल का यरूशलेम और तल अवीव के बाद तीसरा बड़ा शहर वहाँ पे है, वो भी मेडिटेरियन सी पे, यानी वो बिल्कुल गजा से ऊपर अगर कोई इलाका है बड़ा जिसको हम यानी गजा और लिबनान के दरमियान जिसको देख सकते हैं, वो है हैफा। अच्छा, हैफा वो जगह है जहाँ पर वो बंदरगाह है जिस बंदरगाह के ऊपर वो चाइना और अदानी ग्रुप और आई मैक की जगह और ये वो सारा वो आना है जनाब, ये हैफा पे। ये जो अशद की बंदरगाह है ये बहुत छोटी सी है। और एक इनकी तीसरी बंदरगाह भी है, वो बहर अहमर पे, वो नीचे, उसका मैं उसको कोट नहीं कर रहा, लेकिन वो ये बाकी पोर्ट्स इनकी छोटी हैं। 6 पोर्ट्स हैं वैसे तो, लेकिन पोर्ट ऑफ इलात का मैं जिक्र नहीं कर रहा, वो बहर अहमर पे है, ये मेडिटेरियन पे 2 हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हैफा की पोर्ट है। हैफा का जो इलाका है ना वो अब दरमियान में है, यानी इधर, और वो बड़ा एक आप समझें कि उसका एक स्ट्रेटेजिक है कि वो ऊपर से हिजबुल्लाह है, नीचे हमास है, दरमियान, और दोनों तरफ लड़ाई हो रही है। हैफा का जो इलाका है वो इसलिए तारीख में, यहाँ नेपोलियन भी उतरे, यहाँ बाकी तो सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन 19वीं सदी में ये हुआ कि एक साहब को निकाल दिया गया ईरान से। सही। और वो, उनका नाम था बहाउल्लाह, और वो फिर उनको यहाँ से निकाल दिया गया और वो यहाँ से इराक की तरफ, और फिर आगे जाते 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 वो यहाँ पे अक्का का इलाका है, अक्का ये हैफा में ही आता है। सही। तो वहाँ पर उनकी वफ़ात हुई, वहीं पर उनका जो है वो उनका मज़ार भी है, या जहाँ पर ये वो हैं बहाउल्लाह जो बहाई मज़हब के सरबराह हैं। बहाई मज़हब एक है, बहाई मज़हब, तो उसके जो, तो यानी दुनिया भर में जो बहाई हैं वो इस तरफ रुख करके अपनी इबादत करते हैं। ये उनकी मुक़द्दस तरीन जगह हैफा में है। और ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई का जो लफ्ज़ है ये भाई से निकला है, भाई जो उर्दू में कहते हैं ना ब्रदर, भाई, तो वहीं से ये बहाई मसलक और मज़हब भी निकला। तो ये बहरहाल एक मुक़द्दस जगह भाई मज़हब की जो है वो हैफा में भी है। तो आप देखेंगे इसराइल में कितने मज़ाहिब जो हैं उनके लिए ये इसराइल की सरज़मीन जो है इंपॉर्टेंट है। तो भाई उनके भी वहीं पे डेथ हो गई। अच्छा, अब इशू ये है इसमें कि एक तो हमास है। अच्छा, हमास का तो हमने कल जिक्र भी किया और हमें इल्म भी है, लेकिन दूसरा जो वहाँ पे इशू है वो है कि चंद साल पहले हम चले जाएं, 1980 की दहाई में चले जाएं, तो 1980 की दहाई में मिस्र में इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद बड़ा ताकतवर हो गया था। इस्लामिक जिहाद, ये वो दौर है जब यहाँ पे अफगान जिहाद शुरू हुआ है, ये सोवियत यूनियन के साथ। तो मिस्र में इस्लामिक जिहाद, मिस्र का इस्लामिक जिहाद जो कि अख्वानुल मुस्लिमून से जो है सैयद कुतुब और हसन बना, उनसे वो मुतासिर, उनके नज़रिया से मुतासिर था। और वहाँ पर जो है वो डॉक्टर फ़हद शकीकी और शेख अब्दुल अजीज़ औदा, इन 2 लोगों ने क्या किया कि जो मिस्र का इस्लामिक जिहाद था, तो मिस्र में इन्होंने फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद का ऐलान कर दिया कि एक फ़लस्तीन में भी इस्लामी जिहाद होगा। सही। तो उसकी एक शाख। अच्छा, अब ये इस्लामी जिहाद क्यों अहम है, यानी ये सारी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए इस्लामिक जिहाद क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐमन ज़वारी इस इस्लामिक जिहाद में थे, जो कि उसामा बिन लादेन के साथ बाद में आके जिन्होंने अलकायदा बनाई, उनका ताल्लुक मिस्र से था। वो डॉक्टर ऐमन ज़वारी इजिप्ट के इस्लामिक जिहाद के रुकन थे, और ये उनके साथी थे जिन्होंने ये फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद बनाया। और ऐमन ज़वारी तो यहाँ पे कहीं अब कुछ अर्से पहले इतला आई कि वो उनको मार दिया गया अटैक में, लेकिन ये उनके जो साथी थे डॉक्टर फ़हद शकीकी और शेख अब्दुल अजीज़ औदा। शेख अब्दुल अजीज़ औदा का मुझे इल्म नहीं कि अब कहाँ हैं। इनके दरमियान में बातें आती रहीं कि ये मौजूद हैं, इनकी भी एज ज़्यादा हो गई, कहीं अंडरग्राउंड हैं, सामने नहीं आते, अलग थलग हो गए। लेकिन डॉक्टर फ़हद जो हैं, डॉक्टर फ़हद शकाकी, इनको कहीं माल्टा में इनको मार दिया गया। और उस ज़माने के अखबार अगर हम दिखा सकें तो ये प्रॉपर इस्लामिक जिहाद, क्योंकि ये बहुत ताकतवर था, अलकायदा नहीं बनी थी अभी। अच्छा। ये ज़हन में रखें, ये अलकायदा से पहले की बात हो रही है जी। इस्लामिक जिहाद क्लेम के मोसाद के लीडर ने माल्टा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी अलकायदा भी नहीं बनी, अभी दाइश भी, ये उससे पहले के, ये जब तक वो हिस्ट्री नहीं आप समझेंगे कि हमास
इस्लामिक जिहाद भी हमास के साथ है। अब गजा की पट्टी में जो लोग लेके गए हैं, जो लोग, तो हमास, अच्छा हमास और इस्लामिक जिहाद में फ़र्क ये है कि पहली बात तो ये है कि जो इस्लामिक, वैसे तो दोनों अख़वान मुस्लिमून से उनकी जो सोच है वो उससे मिलती है, लेकिन यह है कि इस्लामिक जिहाद जो है वो इसराइल को नहीं मानता। यानी वो कहता है कि वो ओस्लो मुआहदों के भी खिलाफ है। वो जो है वो ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी और ये सारी जो इलेक्शंस हुए इनमें किसी को नहीं मानता। वो कहता है कि ये पूरा इलाका फ़लस्तीनी है, यहाँ इसराइल का नाम ही मिटा दिया जाए। ये इस्लामिक जिहाद और हमास में फ़र्क है। लेकिन इस्लामिक जिहाद ज़रा कमज़ोर हो गया था, लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है उसमें इस्लामिक जिहाद भी, इस्लामिक जिहाद निस्बतन हमास से या इवन हिजबुल्लाह से ज़्यादा करीब है ईरान के। ठीक है, इस्लामिक जिहाद, तो इस्लामिक जिहाद भी हमास के साथ है, और इस्लामिक जिहाद ज़्यादा बड़ा ख़तरा उसको दुनिया तस्वुर करती है, क्योंकि एक तो अयमन ज़वारी वहाँ से निकले, फिर उसके बाद ये कि ये मतलब एक पूरे पढ़े डॉक्टर और पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स और ये सारे अख़वान मुस्लिमून, ये सारे। हमास अपनी जगह एक्टिव है, ये एक्टिव है, और साथ ही हिजबुल्लाह का वहाँ से फ्रंट खुल गया, जो कि एक फ्रंट जो है वो आप समझें कि शुमाली इसराइल। अच्छा, इसमें तो दो चीज़ें होगी। 1000 बंदा इसमें जो है वो जानों से चला गया, जिसमें अक्सरियत जो है वो है इसराइल की, और सिविलियंस को भी ले गए और उठा के ले गए। वो सिविलियंस को भी ले गए और वो ले गए साथ बहुत सारे फ़ौजियों को भी, और बहुत सारे फ़ौजियों को उन्होंने मार भी दिया। सही। लेकिन यहाँ पर एक बंदे का मैं और जिक्र करूँगा, जिसका नाम है गिलाद शालित। ये गिलाद शालित जो है, जब मैं 2006 में लेबनान की वॉर कवर करने के लिए गया था, शायद कुछ नाज़रीन ऐसे हों जिनको याद हो कि लेबनान की वॉर थी जिसको हमने कवर किया था, तो गिलाद शालित जो हैं ये उस वक्त बड़ी छोटी उम्र थी इनकी, लेकिन ये हत्थे लग गए हमास के। सही। और हमास ने इनको पकड़ लिया। अच्छा, ये मेरी तस्वीरें उन्हीं इलाकों की आवारागर्दी करते हुए, ये शिबा फार्म्स हैं, ये जो है ना, यहाँ पे शिबा फार्म्स आपको लिखा नजर। बहरहाल, अच्छा, तो ये जो है ना, ये शिबा फार्म्स हैं। ये वो पीछे जो अगर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं तो वो इसराइल है, और यहाँ से लेबनान ख़त्म होता है। तो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर का इलाका है, और बड़ा एक ये इंटरेस्टिंग जगह है। अच्छा, तो ये जो है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गिलाद शालित को अगर हम दिखाएं उनकी तस्वीर, तो गिलाद शालित जो हैं इनको पकड़ लिया। ये थे बड़ी कम उम्र के इसराइली फ़ौजी, इनको पकड़ लिया एक फ़ौजी, और इसको 5 साल तक उन्होंने रखा अपने पास हमास ने। और कहाँ पे रखा? इन्हीं सुरंगों में जो कल मैंने बताई थी। सुरंगों में, अमूमन सुरंगों में रखते हैं, ठीक है, और सुरंगों में रखते हैं कि अगर तो बॉम्बिंग हो या कुछ हो तो नीचे ही वो साथ ही दब जाए। अच्छा, तो ये उनको भी पता होता है, तो बॉम्बिंग करते हुए इसराइल भी घबराता है कि नीचे ऐसा ना हो कि ये हमारे बंदा नीचे रखा हो। जब एक फौजी को इन्होंने छोड़ा, एक फौजी को 5 साल तक मुज़ाकरात होते रहे कि ये कैसे छोड़ना है फौजी। एक फौजी को जब छोड़ा तो उसके बदले में 1000 फ़लस्तीनी रिहा करवाए उन्होंने जेलों से। 1000 फ़लस्तीनी रिहा करवाए। लेकिन जो मरवान बरगुती हैं, मरवान बरगुती के ऊपर इसराइल नहीं माना। मरवान बरगुती जो हैं वो बहुत बड़ा नाम है फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक का। सही। और ये जो हैं इनको मेरा ख्याल है कोई 20-30 साल हो गए इनको ये जेल में ही है। सही। और जेल में रहने के, इनकी अहलिया बाहर हैं। ये इनका पहले महमूद अब्बास के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी। इनको हमास भी बड़ी इज़्ज़त करती है, इनकी इस्लामिक जिहाद भी करता है, इनकी अरब ममालिक भी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मरवान बरगुती के यासिर अरफात के बड़े करीब थे, लेकिन महमूद अब्बास के साथ फिर बाद में इनका मामला कुछ ख़राब हो गया, और जेल में ही बैठ के इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और सर्वेज ये बताते हैं कि अगर ये मरवान बरगुती इलेक्शन लड़ लें, इनको कहा जाता है कि ये महमूद अब्बास के बाद अगली क़यादत इनके पास होगी। तो ये जो है, ये अगर जेल में अगर ये इलेक्शन लड़ लें तो शायद ये इस्माइल हानिया और महमूद अब्बास से ज़्यादा रायमा इनको पसंद लोग करते हैं। और ये जेल में बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं सारी मूवमेंट्स, और ये जो हैं ये 20-30 साल से ये जेल के अंदर ही पड़े हुए। बड़ी कोशिश की हमास ने। अच्छा, इनके ऊपर चूँकि सबका इत्तेफाक है कि जी इनको रिहा किया जाए, तो जब ये रिहा करना था
गिलास शहीद को, तो इन्होंने कहा कि जी मरवान बरगोती को रिहा किया जाए। मरवान बरगोती पे इसराइली माना, उन्होंने कहा सबको छोड़ देंगे, हम इनको नहीं मानेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि फौजी, बल्कि उन्होंने जो रिमेन्स होती हैं डेड बॉडीज की, यानी जो मैयतें हैं या जो जिस तरह से, उनको भी जब वो हवाले करते हैं इसराइल के, तो अपने कैदी छुड़वाते हैं। अच्छा। तो 2 फौजी थे जिन्होंने क्रॉस किया, और क्रॉस कर लिया उन्होंने गजा का इलाका, तो उनको वो मारे गए, और मारने के बाद उनकी जब बॉडीज वापस हुई तो उसके बदले में भी फ़लस्तीनी कैदी रिहा हुए। ये बड़े टफ निगोशिएटर्स हैं ये, यानी ऐसा नहीं है कि बस आराम से नहीं, ये बड़े, तो अब इनके हत्थे लग गए हैं, पता नहीं 100 या 200 या 300, खुदा जाने कितने लोग, सिविलियंस और फौजी इनके हत्थे लग गए। और एक तो सबसे बड़ा तो कल बताया था ना हमने कि जो मेजर जनरल निम्रोद अलोनी, इनके हत्थे लगे हुए हैं। आज फिर इन्होंने अपनी जो कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने आज ये बात तस्लीम की है कि इनके बहुत बड़ी इन्होंने लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि 44 हमारे फौजी अफसरान और सिपाही जो हैं वो मारे गए हैं, और 44 सोल्जर्स और 34 पुलिस ऑफिसर्स अभी तक मारे गए हैं। अच्छा, जो लोग मारे गए हैं उसकी इन्होंने नाम भी दिए हैं और उनकी लिस्ट भी दी है। उसमें 42 साल कर्नल हैं निहाल ब्रिगेड के, कर्नल जोनाथन स्टीनबर्ग, वो मारे गए हैं। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आ रहा है वो कर्नल रॉय लेवी का आ रहा है, 44 साल कर्नल रॉय लेवी। ये कमांडर मल्टी डोमेन यूनिट के, जिसको गोस्ट यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है, उससे इनका ताल्लुक था, तो वो भी मारे गए। और ये फौजियों की लिस्ट है कंप्लीट कि मेजर चैन बुखारिस 26 साल के, 23 साल के, 24 साल के, फिर ये कंप्लीट लिस्ट है, स्टाफ सर्जेंट और ये और वो, तो बहुत तवील लिस्ट है। तो ये जो लोग हैं, ये पुलिस वाले भी, और जो एक तवील लिस्ट है, पुलिस वाले भी और फौज के लोग भी जो हैं वो मारे गए हैं हमास का। अब यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं 2-4। पहली बात तो ये कि इनका आयरन डोम किधर गया, ये पहले तो इंटेलिजेंस सर्विसेज कहाँ गई सारी, फिर ये कि इसराइल की इंटेलिजेंस सिर्फ इनकी अपनी, ये मुसाद और शिन बैत और ये लोग नहीं कर, इनको अमेरिका भी करता है ना, CIA भी कर रही है, आपको यूरोप की तरफ से भी है, आपको बाकी मुल्क भी आपकी इंटेलिजेंस कवर कर रहे हैं आपको। तो ये क्या हुआ कि सब के सब सो रहे थे सुबह 6 बजे, और वो दाखिल हुए और दीवार उन्होंने तोड़ी, और ये इसको आयरन वॉल का जिसको नाम दिया हुआ था उसको भी तोड़ा, और फिर आयरन डोम, ठीक है ना, जो कि जिसको ये 2010 से बना रहे हैं, और ये कहते हैं, अच्छा इसको अमेरिका चूंकि फंड करता है इस प्रोजेक्ट को, ये जो है ये इस तरह से है कि यहाँ से अगर रॉकेट फायर हुआ और यहाँ से लॉन्चर, तो ये दरमियान में ही जो डिफेंस सिस्टम है, हवा के अंदर ही उसको, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर ही इधर से रॉकेट से इधर टकराता है और ये उसको ख़त्म कर देता है, आयरन डोम ये तो ख़त्म हो जाता है। अब ये देखें ना, ये उधर से रॉकेट फायर हुआ, इधर से डिफेंस सिस्टम हुआ, मिसाइल एक्सप्लोडेड नियर रॉकेट, वो हवा में ही आयरन डोम जो था उसने उसको हवा में ही तबाह कर दिया। ये आयरन डोम जो है, इसके लिए अमेरिका ने भी फंडिंग की कई बिलियन डॉलर्स की, और ये इतनी ज़्यादा अमेरिका का इस पर इन्हिसार हो गया, अमेरिका इतना ज़्यादा इस पर डिपेंड करने लगा कि कुछ अर्से पहले जो है वो अमेरिका ने जो गुआम की एयरबेस है वहाँ पर इसको बाकायदा टेस्ट किया कि फ्यूचर में हमारी चाइना से अगर लड़ाई हो, अगर हमारी जंग हो, तो क्या हम आयरन डोम को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आयरन डोम उनके लिए इतना ज़्यादा यानी कामयाब, उन्होंने कहा कि इस कदर कामयाब है कि भी इसराइल ये कहता है कि जी हम अगर 1000 मिसाइल वहाँ से फायर होते हैं तो उसमें से 900 या 950 मिसाइल ख़त्म हुए। तो ये मैं आपको यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा हूँ 2021 में इन्होंने कि US टेस्ट इसराइल्स आयरन डोम इन गुआम एज डिफेंस अगेंस्ट चाइनीज क्रूज मिसाइल्स। यानी इतना ज़्यादा अमेरिका जो है वो ये सिस्टम कहाँ था भाई। उन्होंने 5000 रॉकेट पहले दाग दिए, फिर कल रात को भी दागे, फिर उसके बाद वो अंदर भी घुस के लड़ रहे हैं, फिर वो तो एक क्यास है, इसराइली मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अब ये क्या हुआ। तीसरा जो सवाल है वो ये खड़ा हो रहा है कि जी अमेरिका में इस वक्त कि सबसे ज्यादा पैसा तो अमेरिका ने दिया है इसराइल को इस पूरे अरसे में, यानी $4 बिलियन तो वो साल के देते हैं, ठीक है। हालांकि ये कोई नेटो का हिस्सा नहीं है, ये किसी फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ देखें तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा
अमेरिका ने तो इसराइल की फौजी मदद करता है, वो $4 बिलियन देता है। हालांकि इसराइल की जो फीकस आमदनी है, इसराइल को गरीब मुल्क नहीं है, इनकी फीकस आमदनी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अमीर मुल्क है। उसके बावजूद अगर आप ये देखें, दूसरे नंबर पे इजिप्ट है, ये 2022 पिछले साल का ये है, तो 233 अरब डॉलर्स अभी तक 243.9 बिलियन डॉलर्स वो इसराइल को दे चुका है अपनी दिफा के लिए। फिर इजिप्ट है, फिर कहीं अफगानिस्तान वॉर है, फिर वियतनाम है, फिर इराक है, ये बाकी नीचे आते हैं। लेकिन 243, अच्छा ये टोटल एड जो है दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा, वही जो मैंने बात की, वो इसराइल को गई है, फिर इजिप्ट को, अफगानिस्तान, ये वो सबसे ज्यादा इसराइल को गई है दूसरी जंग अजीम के बाद, ठीक है। और ये अगर एड उनको जा रही है, साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है, साथ साथ उनको इंटेलिजेंस कवर भी दिया जा रहा है, साथ साथ दुनिया भर में वो जो मर्जी करें, उनको वीटो भी हो रहा है, आगे पीछे कर करा के आखिर में ये हुआ क्या? ये मैंने कहा ना, किसी मुल्क की फौज नहीं है, ये हमास है, ये हमास है जो कि एक आप समझ लें एक तंजीम है। और अब उसके साथ इस्लामिक जिहाद भी आ गया। अच्छा, दोनों से आज बात की है इब्राहिम रईसी जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने दोनों से आज बात भी की है। और जो हिजबुल्लाह है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे तमाम हथियार तुम्हारे लिए। सऊदी अरेबिया जो है, सबसे ज़्यादा जो परेशानी है इस वक्त पूरे रीजन में, वो ये है कि सऊदी अरेबिया फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हो गया। और सऊदी अरेबिया ने, अगर हम वहाँ का मीडिया ही कोट करें, सऊदी अरेबिया का ही मीडिया हम कोट करें, तो सऊदी अरेबिया का अरब न्यूज़ जैसे ये कह रहा है कि पहले तो सऊदी गजट को हम कोट करें ना, 20 सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा रिजेक्शन ऑफ टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस इन गाजा। वो ये कोई मिलिटेंट या हमास का लफ्ज़ नहीं, यानी जो मासूम शहरी हैं गजा में, उन पर बमबारी की मजम्मत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अरब न्यूज़ भी ये कह रहा है कि जी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर रिजेक्ट्स टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस इन गजा। और थोड़े ही दिन पहले, ये पिछले हफ्ते, अभी 4 दिन पहले, जैक सलिवन जो है, उन्होंने अटलांटिक में ये दिया था, जो 17वीं स्लाइड है, कि मिडिल ईस्ट रीजन इज क्वाइटर टुडे देन इट हैज़ बीन इन 2 डिकेड्स। सही। तो ये जो मसला है, अच्छा फिर अलेक्जेंड्रिया का एक इलाका, एक शहर है जो बिल्कुल बड़ा एक रिजॉर्ट है, सिकंदरिया इसको कहते हैं, और ये जो है ये शुमाली मिस्र में एक इलाका है जहाँ पे सयाह वगैरह आते हैं। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने 2 इसराइली मार दिए। तो ये क्या हालांकि मिस्र से रिक्वेस्ट कर रहा था इसराइल के ये जंग बंद। अब ये मसला हल कैसे होगा? ये कहाँ जा रहा है? क्या ये आगे बढ़ेगा? क्या इसमें शाम कूदेगा? क्या इसमें लेबनान कूदेगा? क्या सऊदी अरेबिया कुछ करेगा? अमेरिका? अच्छा, इसका असर, एक मैं वक्फे जाने से पहले, इसका सबसे इस सूरत हाल में जो सबसे बुरा असर पड़ा है अगर किसी पे, तो यूक्रेन पे पड़ा है। क्योंकि सारी मदद अब जाएगी और सारी तवज्जो चली गई इधर इसराइल की तरफ कि इसराइल को बचाओ, इसराइल की मदद करो, इसराइल की मदद करो, इसको पैसे दो, इसको कैसे पैसे दो, वहां तो स्पीकर अभी तक नहीं मुंतखब हुआ, वो बिल कैसे अप्रूव होगा, कितना होगा, वो इसराइल की मदद करो। और मदद करोगे तो क्या करोगे भाई? वो उनका तो ना, अब उनके वो असला खरीदेंगे, वो लड़ेंगे, वो क्या करेंगे इस मरहले पे? तो यूक्रेन जो है, यहाँ पे रशिया अब इंतजार कर रहा है कि तवज्जो थोड़ी सी और जरा बढ़ जाए इसराइल की तरफ, तो हम जरा यूक्रेन से हिसाब किताब बराबर करें, जो अमेरिका को किसी सूरत यूक्रेन को डंप नहीं करना इस वक्त। जी ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और फिर से हवाले से आगे भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल बन रही है, इसके जो असरात हैं और पूरे खत्ते पे बराह रास्त मुरतब होने जा रहे हैं। जो खत्ते के हालात हैं वो पाकिस्तान की सियासी सूरत है, आगे जो कुछ हो रहा है वो आप उससे अलग नहीं रह सकते कि जो कि मशरिक़ वस्ता में है या अफगानिस्तान में, यूरोप में, यहाँ की पिक्चर उसके मुताबिक आगे बढ़ेगी कि जो दुनिया में हो रहा है, खत्ते में हो रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे ताश को जरा कोट करूँ, यूएस इन टॉक्स विद इसराइल अबाउट इट्स डिफेंस नीड्स। अच्छा, यानी ये एक तरह से तंज किया रशिया ने कि जी अमेरिका बात कर रहा है इसराइल से कि तुम्हें मदद की ज़रूरत तो नहीं है, हैज़ नथिंग टू अनाउंस सो फार, अभी तक ऐलान कुछ नहीं किया। अच्छा, यूक्रेन से जो उनका मीडिया है वो ये कह रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर का जो एक रिपोर्ट है कि रशिया एक्सप्लॉइटिंग हमास अटैक ऑन इसराइल टू डाइवर्ट सपोर्ट फ्रॉम यूक्रेन। वो हमास जो है यहाँ से
पैसे लेके उधर चला जाएगा, सारा पैसा तो यूक्रेन का क्या बनेगा? यहाँ पोलैंड का इलेक्शन, स्लोवाकिया, हंगरी, ये यूक्रेन की जंग बड़ी फंसी हुई जंग है। लेकिन ये हुआ क्या है? ये इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या हुआ क्या है? ये आज से चंद महीने पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे। सही, लोगों को याद होगा, और ये याद नहीं तो मैं दोबारा याद दिला देता हूँ। और डॉक्यूमेंट्स वो पेंटागन पेपर्स के नाम से रिलीज हुए थे जी। और उसमें यूक्रेन का भी जिक्र था, उसमें ये भी था ज़ेलेंस्की, वैगनर ग्रुप का भी जिक्र था, सब कुछ था। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, वो फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखाएं तो ये था कि जो नेतन्याहू के खिलाफ जो बगावत हो रही है, जो हंगामे हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, वो खुद इसराइल की हसास अदारों के सरबराहान उसको करवा रहे हैं। इसराइल की अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो नेतन्याहू के पीछे बगावत को लीड कर रही हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर ये सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फिर इसराइल ने, लोगों को सबको याद होगा, इसराइल ने फिर डिनाई किया इस बात को, सेकंड स्लाइड के स्पाई एजेंसी लीडर्स इनकरेज प्रोटेस्ट, वो हंगामे हो रहे हैं और उन हंगामों के पीछे खुद स्पाई एजेंसीज के लीडर्स हैं। और फिर ये अगर किसी डिटेल में पढ़ना हो कि व्हाट आर द लीक पेंटागन डॉक्यूमेंट्स, तो फिर ये न्यूयॉर्क टाइम्स का जो इंटेलिजेंस आता है, ये 14/5/2023 का, उसमें ये काफ़ी डिटेल है, उसको देख लें। तो ये अब उनकी अंदर ये जब से जुडिशियल मामलात उन्होंने कहे कि जी जज ऐसे होंगे, कानून साजी ऐसे होगी, एक इंतहा पसंद हुकूमत आ गई, उन्होंने जिच किया अरब मुल्कों को भी। अरब मुल्कों ने कहा कि अब ये राइट विंगर्स को, इंतहा पसंदों को ना, हमारे लिए संभालना मसला हो जाएगा। ये जो मस्जिद अक्सा के अंदर कोई बेहरमती करने घुस जाते हैं, जो मार रहे हैं फ़लस्तीनियों को दाएं बाएं, मतलब एक वो शुतर बेमहार किस्म की हुकूमत वहाँ बन गई। उससे बाइडन भी नहीं मिल रहे थे, बाइडन ने भी बड़ी मुश्किलों से खुदा करके ये नेतन्याहू उनसे मिलने में कामयाब हुए। अब जनाब ये हुआ है कि वो सारा का सारा, एक तो ये है कि वो आईमैक नामी प्रोग्राम गया, अब्राहम अकॉर्ड्स का क्या बनेगा मैं नहीं जानता। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, चाइना जो है, चाइना ने आज जाहिर है कि हम चाइना के ग्लोबल टाइम्स को ही वो कहते हैं कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि हमास अटैक हार्श रिमाइंडर, 22वीं स्लाइड, हार्श रिमाइंडर है, द वेव ऑफ रिकंसिलिएशन इन मिडल ईस्ट वोंट लास्ट विद पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अनसॉल्व्ड। जब तक ये मसला हल नहीं होता अमन नहीं आ सकता। रॉयटर्स ने कहा कि इसराइल को किसी बेहतर बयान की तवक्को थी। ये बीजिंग की एम्बेसी ऑफिशियल्स ने, जो 23वीं स्लाइड है, कि बड़ा मतलब है कि हम तो कुछ और समझ रहे थे। और ये जहन में रखें कि ब्लूमबर्ग, चाइना का मौक़िफ़ क्या है, ये चाइना का मौक़िफ़ जहन में रखें। चाइना एक स्टांस ले चुका है दुनिया में। चाइना का वही स्टांस है जो मुस्लिम मुल्कों का है, चाइना का वही स्टांस है जो पाकिस्तान का स्टांस है कि 2 स्टेट सोल्यूशन नीडेड फॉर इसराइल पैलेस्टाइन। वही चाइना का स्टांस है जो तमाम मुस्लिम ममालिक का है, बेशतर मगरबी ममालिक का भी है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ का भी है। और वो आपको पता है मगरबी ममालिक में कितनी आवाज़ उठती है पैलेस्टीनियंस के लिए, लेकिन वो ये नहीं कि वो ये सर काट दें, ये सिविलियंस वगैरह के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, वो तो उसके ऊपर बड़ा एक पूरी दुनिया में अफसोस है कि ये क्यों कर रहे हैं। हमास के लोग हैं, बाकी लोग, तो उनको छुड़ाना भी है किसी तरह अमन भी लाना है। लेकिन ये डायलॉग कैसे शुरू होगा? एक फौजी के बदले, एक फौजी छोड़ने के बदले 1000 बंदे छुड़वाए थे। अब उनके हत्थे कितने लगे हुए हैं इस वक्त? कोई कह रहा है 52, कोई कह रहा है 100। आज रात को शायद ऑफिशियली सबको बिठा के सबके नाम जाहिर करेंगे कि हमारे पास इतने सिविलियंस हैं इसराइल के, और इतने जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं उनके फौजी। ठीक है, वो मेजर जनरल निमरूद का नाम तो वो तो है ही। जी, उसके अलावा मुझे डर ये कि उसके बदले में इसराइल नेतन्याहू का हवाले कर दे। मतलब कितने कैदी छोड़ेंगे आप? सारे जेल खाली करने पड़ेंगे। देखें ना, एक के बदले में 1000 छुड़वा लिए थे उन्होंने। तो ये मरवान बगूती का, तो वो मेरी बात हुई कुछ लोगों से, तो वो कहते हैं उसको तो इसराइल छोड़ने पे तैयार हो गई है उनको। लेकिन मसला ये है कि और उससे ज़्यादा वो क्या मांगते हैं अब ये यरगमाली। और उससे पहले जंग की तरफ जाती है। सीज फायर कौन करवाता है? इजिप्ट से ने कोशिश की थी, इजिप्ट के अंदर ही फायरिंग शुरू हो गई। इसको रोकना है, अरब मुल्कों ने बीच में आना है, रशिया ने आना है, यूरोप ने आना है, अमेरिका ने आना है, चाइना ने आना है, पाकिस्तान ने भी कोई जहां रोल प्ले कर सकता है रोल। इसको, इन शोलों को फैलने से बचाना है। अगले 24 घंटे में ये तादाद, अभी जो हालात है, जंग बढ़ गई और कहते हैं हम इसको बर्बाद कर देंगे। नेतन्याहू कह रहा है जमीन से मलिया मेट कर। जमीन से कैसे मलिया मेट करेंगे? आपके तो लोग वहां पे रमाल बना के रखे हुए उन्होंने। तो ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी एक कशीदा है, और हम दुआ करते हैं कि अमन यहाँ पे बहाल हो। जंग शुरू करना आसान है, लेकिन उसको बंद करने की कुंजी किसी के पास नहीं। रॉबर्ट फिस्क।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुबैरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।